विज़र्ड एडवेंचर्स इन टू वर्ल्ड्स। अध्याय 41 प्रतिद्वंद्वी। खंडहरों के बीच 3 आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से एक की ठुड्डी नुकीली थी और गाल पिचके हुए थे, उसकी आंखें बार बार झपक रही थीं क्योंकि वह अंधेरे से बाहर निकला और आगे देखने लगा। निक, क्या तुम्हें यकीन है कि वे यहां आए थे? बेशक, निक की गहरी नीली आंखें थीं और उसने दबी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं पूरे 1 महीने से अयाला और उसके साथियों का पीछा कर रहा हूं। वैसे भी, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो कम से कम एक चूहे की सूंघने की शक्ति पर तो भरोसा करना ही चाहिए। बेन, उसने मुड़कर आखिरी व्यक्ति की ओर देखा। क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे ब्रदरहुड ढूंढ रहा है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह है या नहीं? बेन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। बिना किसी बुनियाद वाली लड़की अचानक इतने कम समय में सत्ता में आ जाती है, उसने यह कैसे किया, यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि उसे यह सारा खाना कहां से मिला? ठीक है, निक ने सिर हिलाया। अगर हमारे पास उसके चैनल होते, तो भले ही हम ब्रदरहुड में शामिल न होते, फिर भी कोई नुकसान नहीं होता। नहीं। तब तक वे लोग ब्रदरहुड में शामिल होने के लिए बेताब कोशिश नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ब्रदरहुड उनसे शामिल होने की गुहार लगा रहा होगा। हालांकि शुरुआत में उन्हें ब्रदरहुड द्वारा रेडहेड के हत्यारे को खोजने का काम सौंपा गया था, लेकिन अब यह मामला मौजूदा जांच की तुलना में महत्वहीन था। यह सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सबसे पहले, आइए पुष्टि करें कि क्या यह उनकी व्यापारिक वेबसाइट है। यदि ऐसा है, तो नेता को तैयार रहने के लिए कह दें। बेन ने अपने हाथ पैर फैलाए। मैं उस मनहूस लड़की से तंग आ चुका हूं। उनमें से एक ने कहा, तो आप अयाला के लिए यहां आए हैं? बेशक। बेन ने अनजाने में सिर हिलाया, फिर अचानक घूम गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे जब उसने आवाज की दिशा में देखा, वहां कौन है? कार्ल अंधेरे से बाहर निकला और तीनों आदमियों पर अपनी निगाहें गड़ा दीं। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। कम से कम यह सबसे बुरा नतीजा तो नहीं है। ऐसा प्रतीत होता था कि अयाला ने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया था, और यहां तक कि अयाला के समूह के लोगों ने भी बाहरी लोगों के साथ साजिश नहीं रची थी, जिससे पता चलता है कि उसने गलत चुनाव नहीं किया था। यहां 2 दिन तक पहरा देना सार्थक रहा। हमला करो, निक ने धीमी गुर्राहट के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। उसके हाथ लहरा रहे थे और कई तीर उसकी आस्तीन से आगे निकल आए। अन्य 2 ने प्रतिक्रिया देने में थोड़ी देरी की, लेकिन ब्लैक सिटी की कठोर परिस्थितियों ने उन्हें तुरंत निर्णय लेना सिखा दिया था। निक के पीछे पीछे वे सब कार्ल की ओर दौड़े, एक आगे और एक पीछे। अंधेरे में किसी के छिपे होने का पता चलते ही उन्होंने तुरंत हमला करने का फैसला किया, और वह भी जान से मारने के इरादे से। कार्ल धीरे से हंसा। शून्यवृत्त जादू, लघु मंत्र शक्ति क्षेत्र। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जादूगरी की शक्ति भी बढ़ती गई, जिससे एक अदृश्य बल क्षेत्र आसपास के वातावरण को घेर लेता था। देखते ही देखते कार्ल से 3 फीट की दूरी पर आते हुए तीरों की गति धीमी हो गई, मानो वे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हों। उनकी गति किसी मजबूत प्रतिरोध के कारण बाधित हो गई हो। क्लैंग। अपनी चौड़ी तलवार के एक सहज प्रहार से तीर दूर जा गिरे। उसी समय कार्ल ने अपने बाएं हाथ से हल्के से उंगलियां चटकाईं। प्रकाश का जादू। एक तेज सफेद रोशनी अचानक प्रकट हुई। तीनों हमलावरों ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी प्रतिक्रियाएं क्षण भर के लिए रुक गईं, जिससे उनकी गतिविधियां पूरी तरह से बाधित हो गईं। धत तेरी की। वूश। कार्ल ने जमीन से छलांग लगाई, पक्षी की तरह फुर्ती से आगे बढ़ते हुए। उसकी चौड़ी तलवार ने आंधी ला दी और वह तीनों आदमियों की ओर दौड़ पड़ा। हॉक स्ट्राइक। गेल स्वॉर्ड्समैनशिप। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी विशिष्ट युद्ध कला का प्रयोग करते हुए प्रहार किया। गेल स्लैश। कहीं से भी कई धुंधली छवियां प्रकट हुईं, जो स्वयं उस विशाल तलवार में विलीन हो गईं और पल भर में तीनों पुरुषों को अपनी चपेट में ले लिया। माइनस पेल पावर फील्ड के दबाव ने उनकी गतिविधियों को धीमा कर दिया, जिससे वे हमले के खिलाफ एक उचित रक्षा व्यवस्था आयोजित करने में असमर्थ हो गए। बस एक पल में। चींटा, चींटा, चींटा। खून की बौछार। निक ने आसमान की ओर चीखते हुए अपना हाथ जोर से हिलाया, और उसकी आस्तीन से एक नुकीली चेन बाहर निकल आई। खड़खड़ाहट। जंजीर हवा में लहराई, जिससे कार्ल की हलचल थोड़ी देर के लिए रुक गई। लेकिन बस इतना ही हुआ। तलवार की छाया सिकुड़ी और फैली, और एक सिर हवा में बहुत ऊपर उठा। सिर विहीन शरीर से 1 फुट ऊंचा खून बह निकला और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। मृत। एक पल के बाद खून से लथपथ कार्ल नीचे झुककर बोला, तो ब्रदरहुड की रेडहेड की हत्या कर दी गई है, और वे हत्यारे को तुरंत नहीं पकड़ पाए। इसलिए उन्होंने तुम्हें, स्थानीय गुंडों को, जांच में मदद करने का जिम्मा सौंपा है, और वादा किया है कि अगर तुम हत्यारे को ढूंढकर रेडहेड का बदला ले लेते हो, तो तुम ब्रदरहुड में शामिल हो सकते हो। जांच के दौरान आपको पता चला कि अयाला किसी के साथ गुप्त लेनदेन कर रहा था, इसलिए आपने उस लेनदेन की जांच शुरू की। बिल्कुल सही, खून से लथपथ बेन ने गुस्से से कहा, तुमने रेडहेड को मार डाला। ब्रदरहुड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और नेता अयाला और बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। तुम सबको मरना होगा। उसकी हालत देखकर स्पष्ट था कि उसे काफी यातनाएं दी गई थीं। वह जानता था कि वह अपने भाग्य से बच नहीं सकता। उसकी क्रोध भरी दहाड़ केवल एक त्वरित मृत्यु, एक मुक्ति की गुहार थी।
शायद, कार्ल ने सिर हिलाया। बहुत बुरा हुआ कि तुम इसे देखने के लिए मौजूद नहीं रहोगे। उसके शब्द समाप्त होते ही विशाल तलवार उसके पास से गुजरी। बेन का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वह पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। तीनों आदमियों को मारने के बाद कार्ल तुरंत वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने पास से एक सीटी निकाली और उसे जोर से बजाया। ट्वी! तेज सीटी की आवाज दूर तक फैल गई। थोड़े ही देर के बाद आयला और लिटिल साउथ पास की एक दरार से बाहर निकले, चारों ओर देखा और सीधे कार्ल की ओर चल पड़े। चाचा! अंकल! आयला ने जमीन पर पड़े शवों को देखा, उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। यहाँ क्या हुआ? कोई हमारा पीछा कर रहा है और हमारी जांच कर रहा है, कार्ल ने धीरे से कहा। उनके नेता का नाम आयरन फिस्ट अबेई है। क्या आपने यह नाम सुना है? आयरन फिस्ट अबेई। आयला का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें गहरी हो गईं। बेशक। वह लाका मार्केट का स्थानीय गुंडा है, उसके पास 1 दर्जन से अधिक स्टॉल हैं और वह हाल ही में हमें परेशानी दे रहा है। आयला को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसे निशाना बनाया गया था। लेकिन कार्ल को ढूंढ निकालने का मतलब था कि उनके लेन देन का खुलासा हो सकता था और यह उनकी छोटी टीम के जीवन और मृत्यु का मामला था। कार्ल ने अयाला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी क्या योजना है? उसने यह नहीं बताया कि यह घटना रेडहेड की हत्या से संबंधित थी। इसके बजाय वह देखना चाहता था कि अयाला मौजूदा स्थिति को कैसे संभालेगी और क्या उसकी प्रतिक्रिया उसे संतुष्ट करेगी। चाचा जी! कुछ पल की चुप्पी के बाद अयाला ने अचानक कहा, लिटिल साउथ अब नाइट का सेवक बन गया है। बिल्कुल सही। पास ही खड़ा लिटिल साउथ ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, अंकल कार्ल, मैं अब नाइट का सेवक हूं। एक शूरवीर का सेवक। कार्ल की आंखें चौंक उठीं। यह वाकई उसकी उम्मीदों से परे था। हालांकि लिटिल साउथ का शारीरिक गठन असाधारण था। 10 साल से कुछ अधिक उम्र का होने के बावजूद वह कई वयस्कों से अधिक बलवान था। ओल्ड लेव द्वारा सांस लेने की तकनीकों और मार्शल आर्ट में दिए गए प्रशिक्षण और हाल ही में मिले अच्छे पोषण के कारण उसका नाइट का सेवक बनना स्वाभाविक ही था। तो उसने अयाला की ओर देखा। तुम क्या कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी, आयला ने एक एक शब्द करके कहा, मैं अब वो छोटी बच्ची नहीं हूं जिसे कोई भी धमका सके। यह सुनकर कार्ल के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। आयरन फिस्ट अबेई का गढ़ लाका बाजार से ज्यादा दूर नहीं था। वह और उसके लगभग 20 आदमी एक पुराने, जर्जर हवेली में रहते थे। रात। आसपास के क्षेत्र में आकृतियां प्रकट हुईं, जिन्होंने हवेली को पूरी तरह से घेर लिया। आयरन फिस्ट अबेई के साथ 2 शीर्ष विशेषज्ञ हैं। खुद को मिलाकर उनके साथ 3 नाइट अटेंडेंट हैं। वे उनमें सबसे शक्तिशाली हैं। हालांकि अबेई को शराब पीना बहुत पसंद है। वह हर दिन पीता है और हर बार पूरी तरह से नशे में धुत हो जाता है। इसके बावजूद शराब पीने के बाद उसकी युद्ध क्षमता काफी कम हो जाती है। अयाला ने धीमी आवाज में कहा, सही समय का इंतजार करो और हम धावा बोल देंगे। पहले उसके साथियों को निपटाओ, फिर आयरन फिस्ट अबेई पर टूट पड़ो। चाचा जी! उसने कार्ल की ओर देखा। कृपया किनारे से नजर रखें। कार्ल ने सिर हिलाया। पिछले कुछ महीनों में न केवल वह मजबूत हुआ था, बल्कि अयाला भी मजबूत हो गई थी। इसके अलावा वे इस मिशन के लिए मदद भी लाए थे। अध्याय 42 प्रदर्शन। ब्लैक सिटी के निम्न वर्ग के निवासियों के लिए पर्याप्त भोजन होना एक विलासिता थी। जीवन निर्वाह से संबंधित किसी भी खर्च को शर्मनाक बर्बादी माना जाता था। हालांकि इससे मानव स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। एक बार जब उनके पास खाने पीने की पर्याप्त मात्रा हो जाती थी, तो हमेशा और अधिक मांगे होती थीं। आयरन फिस्ट अबेई भी इसका अपवाद नहीं था। शराब। यह अनाज से बनाई जाती है। ब्लैक सिटी में यह पूरी तरह से विलासिता की वस्तुओं की श्रेणी में आता था, लेकिन अब उसके लिए मेज पर एक के बाद एक कई जग रखे गए थे ताकि वह जी भर कर पी सके। ताजगी भरा। शराब का जग मेज पर जोर से गिरा और अबेई गुस्से से लाल चेहरे के साथ जोर से चिल्लाया। इस बैच की शराब में वाकई बहुत नशा है। बिल्कुल। उनके दाहिने हाथ के आदमी लेस ने भुने हुए मांस की एक सींग पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा। इसे खास तौर पर विटेली शहर से छोटे से हैंड द्वारा लाया गया था और इसे वहां भी एक बेहतरीन उत्पाद माना जाता है। नेता, नीचे से किसी ने सिर उठाकर पूछा। मैंने सुना है कि हैंड अच्छा कर रहा है। हाँ। अबेई दिल खोलकर हंसा, उसका चेहरा इतना खुश था मानो उसने बढ़िया शराब पी हो। यह सही है। उन्होंने एक सम्मानित नाइट को अपना गुरु बनाया है। चूंकि उस नाइट की कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। उनके दाहिने हाथ के आदमी लेस ने जोर से जयकार की। जब नन्हा हैंड एक दिन शूरवीर बन जाएगा, तो हमारे पास ब्लैक सिटी छोड़ने के बाद सहारा लेने के लिए एक जगह होगी। अबेई ने धीरे से सिर हिलाया। ये लोग ब्लैक सिटी में मेरी बुनियाद हैं। भविष्य में ये मेरे बेटे के लिए भी एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। मेरे अपने लोग, भरोसेमंद। चलो भी। खूब पियो, मांस का भरपूर आनंद लो। भले ही अश्वेत शहर में हालात कठिन हों, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप कई ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जो बाहर उपलब्ध नहीं है। विदेशी जानवरों के मांस, हथियारों, कवच, यहां तक कि धर्म मोहरों की तरह।
अबेई ने शराब का एक और घूंट लिया। भाइयों, आने वाले कुछ वर्षों में कृपया अधिक मात्रा में विदेशी पशुओं का मांस मंगवाने की जहमत उठाएं ताकि मेरा बेटा जल्द ही शूरवीर बन सके। समय आने पर आप सभी को लाभों की कोई कमी नहीं होगी। यही कारण था कि वह इतने समय तक ब्लैक सिटी में ही रुका रहा। ब्लैक सिटी के निम्न वर्ग के लोगों के लिए वहां से निकलना लगभग असंभव था। लेकिन आयरन फिस्ट अबेई जैसे व्यक्ति के लिए ब्लैक सिटी छोड़ना मुश्किल नहीं था और वहां रहकर वह काफी लाभ प्राप्त कर सकता था। हा, भीड़ दिल खोलकर हंस पड़ी, हर कोई आश्वस्त कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर निकलने के बाद मैं निश्चित रूप से एक आरामदायक बिस्तर ढूंढूंगा और उस पर कई दिनों और रातों तक सोऊंगा। निराशाजनक। एक आलीशान बिस्तर में ऐसी क्या खासियत है? अगर आपको आराम की तलाश करनी है तो किसी कोमल महिला के साथ करनी चाहिए, है ना? हा। अगर वह महिला है तो क्या आपको लगता है कि वह कई दिनों और रातों के बाद भी उठ पाएगा? क्या तुम मुझे कम आंकते हो? वह जगह हंसी मजाक और बेतुकी बातचीत से भरी हुई थी। आयरन फिस्ट अबेई शराब का जग पकड़े हुए नशे में धुत होकर पीछे की ओर झुक गया। उसकी चेतना धुंधली थी, नींद और जागने के बीच झूल रही थी। अचानक बाहर से एक धीमी सी आवाज आई। धड़ाम। उसने आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। होश में आने से पहले ही उसने इमारत के बाहर से ठंडी रोशनी की एक दर्जन से अधिक लकीरें अंदर आते हुए देखीं। कई लोग उनके ठीक पीछे पीछे आए और कार्यक्रम स्थल में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पलक झपकते ही उनके कई साथी, जिनके साथ उन्होंने कई वर्षों तक भाईचारे के संबंध साझा किए थे, खून के तालाबों में पड़े हुए थे। यहां तक कि उनका दाहिना हाथ लेस भी एक नाजुक स्थिति में था, जो कई हमलावरों से घिरा हुआ था। बेहद साहसी। एक जोरदार दहाड़ के साथ आयरन फिस्ट अबेई ने मेज पर जोरदार प्रहार किया और झट से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आयला पूरी तैयारी के साथ आई थी। शायद वह इस अवसर का उपयोग काल को अपने बारे में पुनर्विचार करने के लिए करना चाहती थी, क्योंकि उसने 10 से अधिक साथियों को बुलाया था। पहले देखी गई ईव डोने के अलावा वह अपने साथ एक काले बालों वाले आदमी को भी लाई थी, छोटे बेन के साथ। वहां केवल 3 नाइट अटेंडेंट थे। संख्या के लिहाज से वे आयरन फिस्ट अबेई के समूह से कम नहीं थे। आक्रमण करना। आयला आगे झुकी, उसकी निगाहें बर्फीली थीं। पलक झपकते ही वह गश्त कर रहे एक गार्ड के पीछे हवेली के अंदर प्रकट हो गई। उसकी कलाई झटके से घूमी और एक खंजर निकला, जिसने गार्ड के गले को चीर दिया। जो भी इतने लंबे समय तक ब्लैक सिटी में जीवित रहने में कामयाब रहा, वह आसान निशाना नहीं था और अयाला भी इसका अपवाद नहीं थी। वह पलक झपकाए बिना ही हत्या कर देती थी, मानो किसी मुर्गी का वध कर रही हो। धड़ाम। खून के छींटे पड़े हुए थे। अन्य लोग भी तुरंत हरकत में आ गए, अपने लक्षित लक्ष्यों पर झपट पड़े और परिधि पर तैनात कर्मियों को तेजी से निपटा दिया। ईव, जिसके हाथों में 2 छोटी तलवारें थीं, और काले बालों वाला आदमी, जो एक कृपाण चला रहा था, दोनों असाधारण फुर्ती के साथ आगे बढ़े। हम्मा। यह दृश्य देखकर कार्ल सोच में डूब गया। गश्त विभाग के नाइट अटेंडेंट्स की तुलना में ब्लैक सिटी में रहने वाले लोग तो और भी ज्यादा हिंसक थे। अकेले मुकाबले की तो बात ही छोड़िए। यहां तक कि 2 या 3 लोगों के आमने सामने के मुकाबले में भी गश्त विभाग के उन लाड़ प्यार से पाले गए साथियों का इन लोगों के सामने टिकना नामुमकिन था। पलक झपकते ही एक समूह जागीर के केंद्र में घुस चुका था। आयला ने हाथ हिलाकर पीछे वालों को अपने पीछे आने का इशारा किया। इसके तुरंत बाद लोगों के एक समूह ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं, बाजूबंद तीरों और छोटे धनुषों जैसे हथियारों को लहराते हुए सावधानीपूर्वक खिड़कियों की ओर बढ़े और अपने लक्ष्यों पर निशाना साधा। फिर उन्होंने गोलियां चला दीं। ट्वांग। सर्रा। सर्रा। धड़ाम। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली बिजली के झटके कमरे में घुस गए, जिसके बाद चीखों और धमाकों की एक श्रृंखला सुनाई दी, क्योंकि अयाला और उसके समूह ने साहसपूर्वक अंदर धावा बोल दिया। मारना। मरना। क्लैंग। एक पक्ष पूरी तरह से तैयार और युद्ध के लिए ऊर्जावान था। दूसरा पक्ष अप्रत्याशित हमले से अचंभित और अभी भी असमंजस में था और आमने सामने की लड़ाई में उलझ गया, जो जल्दी ही एक तरफा हो गई। बेन ने अपने बाएं हाथ में लकड़ी की ढाल और दाएं हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी और वह दहाड़ते हुए गुस्से से अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर रहा था। वह दैवीय शक्ति के साथ पैदा हुआ था। कार्ल के अनुमान के अनुसार बेन की ताकत अब शायद मुझसे कम नहीं है। यह उन कई लोगों के बराबर है जो वर्षों से नाइट अटेंडेंट रहे हैं। एक ही हमले में 3 लोग उसके पैरों पर गिर पड़े थे, जिससे कमरे में मौजूद अधिकांश लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया था। ईव और काले बालों वाले व्यक्ति ने बिना एक शब्द बोले अराजकता का फायदा उठाते हुए एक नाइट अटेंडेंट को घेर लिया। उनका समन्वय बेजोड़ था, जो स्पष्ट रूप से रातों रात हासिल नहीं हुआ था। एक सामने से जोरदार हमला कर रहा था, दूसरा किनारे से सहायता कर रहा था। दोनों महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बना रहे थे। उनके साथ धनुषधारी सैनिक भी सहायता के लिए मौजूद थे। धड़ाम। तलवार ने प्रतिद्वंदी के हृदय को भेद दिया। लक्ष्य समाप्त। लेकिन संक्षिप्त अफरातफरी के बाद कमरे में मौजूद अन्य लोग भी होश में आ गए और उन्होंने जवाबी हमला करते हुए जोरदार आवाजें निकाली। नरसंहार के आदी हो चुके ब्लैक सिटी के लोगों ने भयंकर क्रूरता के साथ जवाबी हमला किया। कई बार चाकू लगने या किसी महत्वपूर्ण अंग पर चोट लगने पर भी वे मरने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को कसकर पकड़ने की कोशिश करते थे।
वे उन्हें घसीटकर नीचे गिराने का प्रयास करते थे। किसी ने भागने की सोची भी नहीं। अविश्वसनीय। इन लोगों को इंसान कहना भी कम होगा, ये तो जंगली जानवरों की तरह हैं, जिनमें क्रूरता उनकी बुद्धि पर हावी हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शोरगुल के बीच आयरन फिस्ट अबेई ने अपने हाथ के एक झटके से आने वाले तीरों को दूर भगा दिया और एक आदमी को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। उसकी ताकत भयावह थी, उसने 100 पाउंड से अधिक वजन वाले एक जीवित व्यक्ति को चूर चूर कर दिया। नेता। घेराबंदी में घिरे उनके डिप्टी लैस ने यह देखकर चिल्लाकर कहा, यह अयाला है। अयाला? आयरन फिस्ट अबेई की आंखें चमक उठीं। फिर उसे वह नाम याद आया जो हाल ही में उसके कानों तक अक्सर पहुंच रहा था। वह छोटी लड़की। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। एक जोरदार दहाड़ के साथ आयरन फिस्ट अबेई के पैरों के नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई और वह तोप के गोले की तरह तेजी से बाहर निकल गया। उसका निशाना भीड़ के बाहरी इलाके में मौजूद अयाला था। रास्ते से अलग हटें। बेन ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन अबेई की मुट्ठी से वह ढाल समेत दूर जा गिरा। ईव और काले बालों वाले आदमी ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने आयरन फिस्ट अबेई को छोड़कर उसके डिप्टी लैस की ओर दौड़ने का फैसला किया। अगर वे लैस को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं और फिर दूसरों के साथ मिल जाते हैं, तो भले ही आयरन फिस्ट अबेई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए जीत हासिल करना असंभव होगा। आयला की बात करें तो उन्हें केवल आयरन फिस्ट अबेई से निपटने के लिए बुलाया गया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आयला घायल नहीं होगी। मेरे रास्ते से हट जाओ। आप जहां हैं वहीं रहें। आयरन फिस्ट अबेई ने हथियारों के कई वारों को झेलते हुए आगे बढ़कर अयाला का पीछा किया, जो भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। कुछ ही पलों में वह आंगन से बाहर निकल आया, तभी उसने देखा कि अयाला उससे आगे रुक गई है। अयाला के अलावा मैदान में एक और व्यक्ति मौजूद था। आयरन फिस्ट अबेई। कार्ल ने उस आदमी को गौर से देखा, फिर अपना बायां हाथ उठाया। अग्निरोधक सील। धमाका। भयंकर आग की लपटें फूट पड़ी। अध्याय 43 फसल। आग की लपटें आश्चर्यजनक गति से भड़क उठीं, उच्च तापमान के कारण बाल घुंघराले हो गए और शरीर की नमी तेजी से वाष्पित हो गई। किसी भी शूरवीर के सेवक में धर्मासील के आक्रमण को सहन करने का साहस नहीं था। कम से कम अब तक तो कार्ल को किसी का सामना नहीं करना पड़ा था। घुरघुराहट। उसके ठीक सामने आयरन फिस्ट अबेई ने गुर्राते हुए अपनी जगह से लगभग 3 मीटर की छलांग लगाई और हवा में उसकी ओर आती लपटों से बच गया। उसका सामना आग की दूसरी लपट से हुआ। अग्निरोधक सील। आह! आयरन फिस्ट अबेई ने अपनी 10 उंगलियों को कसकर पकड़ते हुए आकाश की ओर दहाड़ा और आती हुई लपटों में सीधे सिर के बल जा घुसा। टकराना। आग की लपटें छंट गईं। इसके बाद जली हुई सामग्री की गंध आई। आयरन फिस्ट। कार्ल की निगाह प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी पर ठहर गई, फिर उसने हल्के से अपनी बाईं बाह को फिर से धकेला, जिससे फायर सील सक्रिय हो गई। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह एक ही बार में 6 फायर सील को सक्रिय कर सकता था। विरोधी की मुट्ठियां आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थीं, यहां तक कि वे आग की लपटों को बलपूर्वक बुझा भी सकती थीं, लेकिन उसकी भुजाओं में सुरक्षा का अभाव था और निश्चित रूप से वे इससे अधिक सहन नहीं कर सकती थीं। स्विश। सामने एक आकृति कौंधी आयरन फिस्ट अबेई की गति अचानक बढ़ गई क्योंकि उसने लपटों से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ा। युद्ध कौशल, गर्जना। यह एक विशेष युद्ध कौशल था। उसने एक जानवर जैसी दहाड़ लगाई, जिससे उसे और अधिक ऊर्जा मिली, उसकी जीवन शक्ति उत्तेजित हुई और अस्थायी रूप से उसकी गति और आक्रमण शक्ति में वृद्धि हुई। घटनाक्रम के इस अप्रत्याशित मोड़ के कारण कार्ल की आंखें सिकुड़ गईं और उसका बायां हाथ, जो अभी भी हवा में था, ने हल्के से एक उंगली चटकाई। स्नैप। अचानक प्रकाश की एक तेज चमक दिखाई दी। प्रकाश का जादू। उसी समय एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र ने आसपास के वातावरण को घेर लिया। शून्यवृत्त जादू, लघु मंत्र शक्ति क्षेत्र। धड़ाम। आयरन फिस्ट अबेई की मुट्ठी ने सुरक्षा घेरे को भेद दिया। हवा पानी की तरह लहरों में बदल गई और उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई, जिससे कार्ल का दिल बैठ गया। क्या हो रहा है? सुरक्षा कवच की दमनकारी क्षमता इतनी कमजोर क्यों हो गई? जादू टोने की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से गहराई से जुड़ी होती है। कार्ल की आध्यात्मिक शक्ति अब एक मध्यवर्ती जादूगर प्रशिक्षु के स्तर के करीब है, इसलिए लघु मंत्र बल क्षेत्र एक शूरवीर के सेवक की शक्ति को 30 से 40% तक कम कर देगा। इससे शूरवीर का सेवक औसत व्यक्ति से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली रह जाएगा। लेकिन अब, हालांकि आयरन फिस्ट अबेई की गति और ताकत कुछ हद तक प्रभावित हुई थी, फिर भी इसका प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं था। फिर भी इसका कुछ असर तो हुआ ही था। खटखट। उसकी चौड़ी तलवार उसके सामने लहरा रही थी। मुक्के और तलवार टकराए, दोनों आदमी एक साथ पीछे हट गए। कार्ल के आगे की ओर उछलते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई और उसकी चौड़ी तलवार ने तुरंत 4 परछाइयां बना दी। युद्ध कौशल, तूफानी वार। अपने प्रतिद्वंदी की दृष्टि में क्षणिक रूप से आई कमी का फायदा उठाते हुए उसने पूरी ताकत लगा दी। खटखट, 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 खटखट। झड़पों की आवाजें मूसलाधार बारिश की तरह तेज थीं।
आयरन फिस्ट अबेई, जो देख नहीं पा रहा था, जोर से दहाड़ रहा था और इधर उधर मुक्के बरसा रहा था, फिर भी वह अपने लगातार पीछे हटने को रोक नहीं पा रहा था। टुकड़ा। तलवार की एक छाया उसके पैर के निचले हिस्से पर से गुजरी, जिससे वह चीख उठा और एक घुटने पर गिर गया। मरना। कार्ल की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी तलवार ने जोरदार प्रहार किया। भयंकर हड़ताल। खटखट। एक मुक्के ने ब्लेड को रोक दिया, जिसके जोरदार प्रभाव से कार्ल लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। कितनी अविश्वसनीय ताकत! इस आदमी की शक्ति का क्षणिक विस्फोट शायद एक से भी अधिक था। फोर्स फील्ड के दमन के बिना मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाता, कार्ल ने मन ही मन स्वीकार किया। इसके अलावा आयरन फिस्ट अबेई की मुक्केबाजी की मार्शल आर्ट बेहद प्रभावशाली थी। यहां तक कि अंधे होने पर भी अपनी मजबूत मुक्केबाजी की मार्शल आर्ट के बल पर वह चौड़ी तलवार के वार और यहां तक कि युद्ध कौशल का भी सामना कर सकता था। स्विश। तभी एक आकृति तेजी से गुजरी और उसने आयरन फिस्ट अबेई की पीठ पर खंजर से वार किया। यह अयाला थी। उसके हाथ में मौजूद खंजर बेहद तेज था, जो लोहे के कवच को भी आसानी से काट सकता था, मांस को काटना तो दूर की बात है। आह! बेन भी दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसने एक भारी लकड़ी की ढाल पकड़ रखी थी और उसके पीछे छिपकर वह बेताब होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। हुश! कार्ल ने गहरी सांस ली, अपने भीतर की बेचैन ऊर्जा को शांत किया और उसी तरह अपनी चौड़ी तलवार घुमाकर लड़ाई में शामिल हो गया। टुकड़ा। छुरी ने आयरन फिस्ट अबेई के शरीर को चीर दिया। टकरा जाना। एक जबरदस्त बल ने बेन के हाथों में मौजूद लकड़ी की ढाल को सीधे चकनाचूर कर दिया, जिससे वह हवा में उड़ गया। कार्ल हवा में ही आयरन फिस्ट अबेई से टकरा गया, तलवारों की छाया और मुट्ठियों के किनारे आपस में टकराए, जिससे बिखरे हुए पटाखों की तरह चिंगारियां उड़ने लगीं। उन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई, फिर भी वे कुछ समय तक बढ़त हासिल नहीं कर सके। हालांकि अन्य जगहों पर लड़ाई समाप्त होने की ओर अग्रसर थी और अधिक से अधिक लोग घेराबंदी में शामिल हो रहे थे। अयाला। मालिक। फिर मारना। एक पल के बाद धड़ाम। जैसे ही कार्ल ने अपनी चौड़ी तलवार घुमाई, खून से लथपथ आयरन फिस्ट अबेई लड़खड़ाया और अंततः गिर पड़ा। जब उसका भारी शरीर गिरा तो धूल उड़ उठी। उफ! कार्ल ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, सामान पैक करो, चलो जल्दी चलते हैं। यह जगह राका बाजार से ज्यादा दूर नहीं थी। बहुत संभव है कि हमने शहर के पहरेदारों को सतर्क कर दिया हो। अगर उन्हें शोर सुनाई दिया और वे आ गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ। कंधे में घायल आयला ने मुंह बनाते हुए सिर हिलाया और सभी से युद्ध क्षेत्र को जल्दी से साफ करके चले जाने का आग्रह किया। किसी ने ध्यान नहीं दिया जब हवेली के कोने में पड़े शवों के ऊपर से कई चूहे दौड़ते हुए एक बिल में गायब हो गए। बाद में अंकल, आयला जल्दी से उनके पास पहुंची, उसका चेहरा उत्साहित था। कार्ल के चेहरे के भाव देखकर वह रुक गई, असमंजस में पड़ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, कार्ल ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे आयरन फिस्ट अबेई के इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं थी। लगता है मैं थोड़ा भोला था। उसने सोचा था कि जादू टोना, धर्म मुद्राओं और श्वास तकनीकों में महारत हासिल करके वह शूरवीर सेवकों के बीच कुछ ही प्रतिद्वंद्वियों को हरा पाएगा। अप्रत्याशित रूप से ब्लैक सिटी में एक छोटे से गुट के नेता ने उसे लगभग शक्तिहीन कर दिया था, जिससे उसके मन में कड़वाहट रह गई थी। अनुभवहीन? आयला ने पलकें झपकाईं। हालांकि उसने यह मुहावरा पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी वह इसका अर्थ समझ गई और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आयरन फिस्ट अबेई शूरवीर सेवकों में उस्ताद है, वरना ब्रदरहुड उसे भर्ती करने की कोशिश ही न करता। और अपनी युद्ध कला का इस्तेमाल करके और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करके ही वह थोड़े समय के लिए तुम्हारा मुकाबला कर सका। आप अब भी अधिक शक्तिशाली हैं, चाचा। कार्ल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके पास केवल यही लाभ था कि उसके पास अधिक तकनीकें उपलब्ध थीं। आयरन फिस्ट अबेई की मार्शल आर्ट बेहद परिष्कृत थी। उनके दाव जटिल नहीं थे, फिर भी वे शानदार ढंग से निष्पादित किए जाते थे। उन्होंने अपनी युद्ध कला का भी बड़ी कुशलता से प्रयोग किया। ब्लैक सिटी में यही सामान्य बात होनी चाहिए। उस लाल बालों वाले लड़के की तरह वो भी मेरे युद्ध कौशल का सामना कर सकता है, जो कि मजबूत बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, ऐसा शायद दाना भी न कर पाए। जीवन मरण के संघर्ष मार्शल आर्ट को ऐसे निखारते हैं जो बाहरी दुनिया में संभव नहीं। शायद ब्लैक सिटी के वातावरण के कारण ही यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट इतने शक्तिशाली हैं। आयरन फिस्ट अबेई यहाँ के शूरवीरों में भले ही माहिर हो, लेकिन वह सबसे ताकतवर नहीं है। मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कई लोग हैं। खुद को संभालते हुए कार्ल ने फिर से मुस्कुरा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो रहे थे और एक असफलता से निराश हो रहे थे। यह बात उन्हें जल्दी समझ आ गई। अच्छा हुआ, इससे अंधाधुंध अहंकार से बचा जा सकेगा। अगर कभी उनका सामना किसी सच्चे गुरु से हुआ तो वे अप्रस्तुत नहीं होंगे। इसके अलावा आयरन फिस्ट अबेई कई वर्षों से प्रसिद्ध था और अभी भी एक नाइट अटेंडेंट था, जिससे संकेत मिलता है कि वह संभवतः अपने चरम पर पहुंच चुका था। दूसरी ओर कार्ल में अभी भी अपार क्षमता थी। वैसे कुछ याद आने पर कार्ल ने पूछा, आयरन फिस्ट अबेई के शरीर पर धर्म की मुहर थी, है ना? हाँ, आयला ने सिर हिलाया। इसे स्टील बॉडी कहा जाता था और यह उसकी रक्षात्मक शक्ति को बढ़ा सकता था, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही यह नष्ट हो गया।
कार्ल समझ गया। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता था या धर्म चिन्ह के स्थान पर त्वचा अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाती थी तो धर्म चिन्ह नष्ट हो जाता था। यहां तक कि कुछ गुप्त तकनीकें भी थीं जिनके द्वारा स्वयं अपने धर्म चिन्ह को नष्ट करके उसे शत्रु के हाथों में पड़ने से रोका जा सकता था। स्टील बॉडी माइनर स्पेल फोर्स फील्ड का आयरन फिस्ट अबेई पर शायद ही कोई असर हुआ होगा, संभवतः उस धर्मा सील की वजह से। धर्मा सील मंत्रों का प्रतिरोध कर सकती हैं। वैसे मुख्य बात याद करते हुए आयला ने ताली बजाई। हमें आयरन फिस्ट अबेई के ठिकाने में एक डिब्बा मिला। उसमें 18 टुकड़े विदेशी जानवरों के मांस के थे और कई सौ काले पत्थर जिनमें से कुछ संग्रहणीय वस्तुएं हैं। कार्ल ने बाकी बातें नहीं सुनी, उसका पूरा ध्यान एक्जोटिक बीस्ट मीट के 18 हिस्सों पर केंद्रित था। वास्तव में यह सच है। आयला ने सिर हिलाया। अध्याय 44 भूकंप। आयरन फिस्ट अबेई कई वर्षों से ब्लैक सिटी में सक्रिय था और स्वाभाविक रूप से उसने काफी खजाने जमा कर लिए थे। अब युद्ध की लूट एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गई थी जिसमें ज्यादातर भोजन और ब्लैक स्टोन थे। वहां कई बड़े बक्से भी थे। एक डिब्बे में विदेशी जानवर का मांस रखा हुआ था। जमे हुए ताजे विदेशी जानवरों के मांस के कुल 18 हिस्से करीने से एक के ऊपर एक रखे हुए देखकर कार्ल की धड़कन तेज हो गई। 18 भाग। यदि जीवन सार का एक हिस्सा भी धर्म मुहर के साथ साझा किया जाता है तो भी यह उसके संवैधानिक मूल्य को 0.9 तक बढ़ा सकता है। चाचा जी, छोटी नैन ने एक डिब्बा खींचकर कहा। आयरन फिस्ट अबेई ने भी काफी सारी हस्तकला की वस्तुएं एकत्र की थी। ओह, कार्ल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह डिब्बा खोलने के लिए आगे बढ़ा। वाकई वह सोने चांदी की वस्तुओं, जेड के कंगन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से भरा हुआ था। वह आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सका, उसे ये किस लिए चाहिए थे? मुझे इसके बारे में पता है, आयला ने जवाब दिया। आयरन फिस्ट अबेई का एक बेटा बाहर है। ये सारी चीजें, जिनमें एक्जोटिक बीस्ट मीट भी शामिल है, शायद उसी के लिए तैयार की गई थी। हर महीने कारवां ब्लैक सिटी में आते जाते रहते हैं। जब तक आप पैसे खर्च करने को तैयार हैं, आप चीजें बाहर ले जा सकते हैं। जब उसने अबेई के बेटे के बारे में बात की तो उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा। कार्ल ने सिर हिलाया। ब्लैक सिटी में सोना, चांदी, जेड और हस्तशिल्प का कोई खास मूल्य नहीं था, लेकिन बाहर ये सब कीमती मुद्रा थे। अगर वह इस तरह का व्यापार कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से दूसरे भी कर सकते थे। इसमें कुछ धर्म मुहर के बीज भी हैं। छोटे नान ने एक और छोटा लकड़ी का डिब्बा खोला और अंदर रखे धर्म मुहर के बीजों को देखकर आह भरी। कितने अफसोस की बात है, इसमें धर्म मुहर नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? आयला ने आंखें घुमाते हुए कहा। धर्मा मुहरें बेहद दुर्लभ हैं, ज्यादातर प्रमुख शक्तियों के नेताओं के पास होती हैं। हालांकि नगर रक्षक कभी कभी धर्मा मुहरें बेचते हैं, लेकिन उनकी कीमत और शर्तें बहुत सख्त होती हैं। हमें उन्हें पाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। हम? कार्ल की आंखों में एक चमक आई और उसने पूछा, ब्लैक सिटी में धर्मा सील की क्या कीमत हो सकती है? यह? आयला ने भौहें चढ़ाकर हिचकिचाते हुए कहा, मैंने धर्म मुहरों की बिक्री के बारे में केवल सुना है, कभी देखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी संख्या निश्चित रूप से 2000 काले पत्थरों से अधिक होगी। ब्लैक सिटी छोड़ने की कीमत 2000 ब्लैक स्टोन थी। अगर विदेशी जानवरों के मांस का व्यापार किया जाए तो मेरा अनुमान है कि 30 से 40 हिस्से की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि मुझे सटीक जानकारी नहीं है। 30 से 40 भाग। कार्ल की आंखें चमक उठीं। चाचा जी, आयला ने तिरछी नजरों से उनकी ओर देखा, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। क्या आप अपनी धर्म मुहर बेचने का इरादा रखते हैं? हम? कार्ल ने सिर हिलाया। यही योजना है। हालांकि अग्नि मुहर अच्छी थी, लेकिन यह शूरवीर पथ के अभ्यास को प्रभावित कर सकती थी। इसके अलावा जादू टोने के विपरीत धर्म मुहरों की शक्ति साधना बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती, उनकी विनाशकारी शक्ति की भी सीमा होती है। इसलिए उसने अग्नि मुहर के जादुई मॉडल को अपने आध्यात्मिक आंतरिक सागर में दोहराने की योजना बनाई, जिससे वह जादू टोने में परिवर्तित हो सके। सबसे पहले इससे उसे शूरवीर पथ पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरे, जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, उसके जादू टोने की शक्ति भी बढ़ेगी। अंत में वह हटाई गई धर्म मुहर के बदले बड़ी मात्रा में दुर्लभ पशु मांस प्राप्त कर सकता था। यह एक तीर से कई निशाने साधने जैसा था, तो क्यों न किया जाए? अगर चाचाजी विदेशी जानवर का मांस लेना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी जानवर का मांस लें, अयाला ने सलाह दी। विदेशी जानवर के मांस की भी श्रेणी होती है। कुछ शक्तिशाली विदेशी जानवरों का मांस श्वास तकनीक के अभ्यास में बेहतर परिणाम दे सकता है। साथ ही दादाजी लीव ने बताया था कि एक निश्चित मात्रा में विदेशी जानवर का मांस खाने के बाद अभ्यास में इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए केवल बेहतर गुणवत्ता वाले जानवर का मांस खाने से ही वांछित प्रभाव प्राप्त होगा। बेशक उच्च गुणवत्ता वाला विदेशी पशु मांस और भी दुर्लभ और महंगा होता है। वह अपनी सीमाओं को जानती थी। धर्म मुहरें उसके लिए इस समय बहुत महंगी थीं, जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। भविष्य में शायद यह संभव हो पाता, इसलिए उसने अपने लिए एक भी रखने का जिक्र तक नहीं किया। मैं एक्जोटिक बीस्ट मीट और हस्तशिल्प ले लूंगा। आयरन फिस्ट अबेई के दस्ताने यहीं छोड़ दो, कार्ल ने फैसला किया। बाकी सब तुम्हारा है। बाकी दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। कार्ल के बिना इस लड़ाई का नतीजा अनिश्चित था।
हालांकि एक बात निश्चित थी, अयाला का निश्चित रूप से बुरा हाल होता। जहां तक ईव और उसके साथी की बात है, उन्हें मुआवजा मिल चुका था। दरअसल जब तक उन्होंने युद्ध क्षेत्र की सफाई पूरी की, तब तक वे दोनों चुपचाप जा चुके थे। कार्ल ने चेतावनी देते हुए कहा, आयरन फिस्ट अभी को ब्रदरहुड का समर्थन प्राप्त है। आने वाले दिनों में सावधान रहें। हमें पता है, अयाला ने सिर हिलाते हुए कहा। बाजार में नगर रक्षक तैनात हैं, इसलिए ब्रदरहुड खुलेआम कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। भूमिगत सुरंगें बहुत लंबी हैं। एक बार हम अंदर घुस गए तो उन्हें हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। ब्लैक सिटी का भूमिगत क्षेत्र, ब्रदरहुड का मुख्यालय। मिट्टी के तेल के लैंप के नीचे लिख रही महिला ने अपने कान हल्के से फड़फड़ाए और फिर कोने की ओर देखने के लिए रुक गई। ची ची। कई चूहे एक बिल से बाहर निकले और महिला की बाह की ओर बढ़ने लगे। गंदे और बदबूदार चूहे महिला की बाह से रगड़ रहे थे। उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था। महिला के चेहरे की बनावट कोमल थी और वह देखने में सुंदर थी। चूहों पर लगी गंदगी से वह बिल्कुल भी विचलित नहीं लग रही थी, बल्कि उन्हें सहलाते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी पतली, कोमल उंगलियां चूहों के चिकने, चमकदार फर से बिल्कुल अलग दिख रही थी। जैसे जैसे चीखने की आवाज जारी रही, महिला के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलते गए। स्विश। वह अचानक खड़ी हो गई और गुफा की गहराई में चली गई। बॉस, महिला गुफा में घुस गई जहां एक समूह आपस में चर्चा कर रहा था और उनकी बातचीत को रोकते हुए बोली, आयरन फिस्ट अभी मर चुका है। अभी, हट्टे कट्टे आदमी ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। यह किसने किया? अभी की ताकत कमजोर नहीं थी, वह तो उसे ब्रदरहुड के प्रमुख सदस्यों में से एक बनाने के लिए भी तैयार था। लेकिन अब, अप्रत्याशित रूप से, उसकी मृत्यु हो गई। वह हट्टा कट्टा आदमी मुआन था, जो ब्रदरहुड का नेता था और बैल के नाम से भी जाना जाता था। वह ब्रदरहुड का दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा था। हालांकि मुआन एक नाइट नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि उसकी ताकत किसी नाइट से कम नहीं थी। इसका संबंध उस व्यक्ति से होना चाहिए जिसने रेडहेड की हत्या की थी, ब्रदरहुड की मशहूर चूहा महिला के नाम से जानी जाने वाली उस औरत ने कहा। मेरे चूहों ने एक जानी पहचानी लौ देखी। रेडहेड की धर्म मुहर साफ तौर पर किसी और के हाथ लग गई है। हम्मा, मुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। दिलचस्प। मुझे याद है कि आपने अभी को इस मामले की जांच करने का काम सौंपा था। लगता है उस व्यक्ति को कुछ पता चल गया और उसने अभी को चुप कराने के लिए मार डाला। हाँ, चूहे वाली महिला ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आयरन फिस्ट अभी अकेला नहीं था। उसे मारना आसान नहीं होता, मुआन ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। उस व्यक्ति के साथ जरूर कुछ साथी रहे होंगे। पता लगाओ कि वे कौन हैं। हाँ, चूहे वाली औरत ने सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने वाली थी, अचानक उनके नीचे की जमीन कांप उठी और सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। धमाका। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जमीन बुरी तरह हिल गई, गुफा की छत से मिट्टी और चट्टानें नीचे गिरने लगीं, जिससे लोग इधर उधर गिर पड़े। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? जल्दी निकल जाओ। सभी लोग मुख्यालय से निकलकर उस चौक की ओर भागे जहां पहले से ही बहुत से लोग जमा थे। सभी के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। इतने शक्तिशाली भूकंप से खदानें ढह सकती थीं और वे सभी अंदर ही फंस सकते थे। सौभाग्यवश, कंपन केवल एक क्षण तक ही रहा और फिर रुक गया, जिससे सभी के तेजी से धड़कते दिलों को धीरे धीरे शांत होने का मौका मिल गया। जाओ, मुआन का चेहरा गंभीर था। पता लगाओ कि आखिर हुआ क्या है। इतनी भीषण गड़बड़ी ने पूरे काले शहर को प्रभावित किया होगा। शहर के रक्षक इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते। हाँ, किसी ने जवाब दिया और जल्दी से चला गया। खबर तुरंत वापस आ गई। पिट्टू में अचानक डार्क एनर्जी का प्रवाह हुआ, जिससे आसपास के लोगों में, जिनमें सिटी गार्ड्स का एक दस्ता भी शामिल था, उत्परिवर्तन हो गए। शक्तिशाली विचित्र जीव और अधमरे प्राणी अचानक गहराई से उभर आए हैं और वर्तमान में तीसरे गड्ढे की ओर बढ़ रहे हैं। भूमिगत जीव अब सतह की ओर भाग रहे हैं। हमारे स्थान पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? चुप रहो, मुआन ने गरजते हुए सबकी बातचीत रोक दी। पहले नगर रक्षकों से संपर्क करो। हालांकि काली ऊर्जा का प्रकोप दुर्लभ है, लेकिन हमने पहले भी इसका सामना किया है। घबराओ मत। पहले स्थिति को स्थिर करो। चूहे वाली औरत। हाजिर। चूहा महिला आगे बढ़ी। शैडो अलायंस और बेट्टी परिवार से संपर्क करके इस बारे में चर्चा करो कि आगे क्या करना है, मुआन ने निर्देश दिया। हाँ, चूहे वाली महिला ने सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने एक अन्य शक्ति, विंड विस्परर्स का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि यह गुट पिट्टू के पास था। अब उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। अध्याय 45, यात्रा। दिव्य क्षेत्र का अंश। यहां वापस आते ही पूर्ण विवेक ने तुरंत अपना प्रभाव जमा लिया। उस अनोखे जानवर का मांस प्राप्त करने का आश्चर्य और भविष्य में विकास की उम्मीदें, सब कुछ एक शांत और सौम्य भाव में बदल गया। विदेशी जानवरों के मांस और हस्तशिल्प से भरा डिब्बा नीचे रखकर कार्ल ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और अपनी बाह पर बने अग्नि चिन्ह के पैटर्न को देखा। इस दौरान किए गए अपने जादू टोने और अंतर्दृष्टि के बल पर उसे पूरा विश्वास था कि वह अग्नि चिन्ह का जादुई मॉडल बना सकता है। इसे देखते हुए चलिए इसे आजमा कर देखते हैं। वह पालथी मारकर बैठ गया,
चुपचाप गहन सागर ध्यान तकनीक का अभ्यास किया, अपनी चेतना को आध्यात्मिक आंतरिक सागर में लीन कर दिया और जादुई मॉडल का निर्माण शुरू कर दिया। अग्नि चिन्ह के लिए जादुई मॉडल लघु मंत्र बल क्षेत्र की तुलना में कहीं कम जटिल था। इससे पहले 2 जादुई मॉडल बना चुका होने के कारण इस बार काम बहुत सहजता से हुआ और उसने 2 दिन से भी कम समय में सफलता प्राप्त कर ली। अब तक काल के आध्यात्मिक आंतरिक सागर में 3 जादुई मॉडल थे, लघु मंत्र बल क्षेत्र, अग्नि चिन्ह, प्रकाश मंत्र, 2 जीरो सर्कल मैजिक और एक ट्रिक। उसे इंटरमीडिएट विजार्ड अप्रेंटिस बनने के लिए बस एक और जीरो सर्कल मैजिक बनाना था। जादुई मॉडल का निर्माण, यद्यपि इसमें आध्यात्मिक शक्ति लगती है, आध्यात्मिक आंतरिक सागर में संतुलन बनाए रखने का काम करता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति अधिक एकजुट होती है और ध्यान साधना के माध्यम से आध्यात्मिक आंतरिक सागर में गहराई तक उतरना आसान हो जाता है। यह जादुई साधना की गति को भी बढ़ा सकता है। आंतरिक आध्यात्मिक सागर में हो रहे परिवर्तनों को चुपचाप महसूस करते हुए काल चिंतनशील अवस्था में थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जादूगर प्रशिक्षुओं का स्तर उनके द्वारा निर्मित जादूटोनों की संख्या से निर्धारित होता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 3 शून्यवृत्त जादूटोने बनाने से आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। एक बार 3 शून्यवृत्त जादूटोने बन जाने पर ध्यान का अभ्यास किए बिना भी आध्यात्मिक शक्ति समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। नाम, कार्ल, दिव्य क्षेत्र खंड का स्वामी। संविधान 0.82। आध्यात्मिक शक्ति 1.45। स्रोत सामग्री 0। व्यवसाय, नाइट अटेंडेंट, बुनियादी स्तर का जादूगर प्रशिक्षु। लेसर स्पेल फोर्स फील्ड बनाने में 0.7 आध्यात्मिक शक्ति खर्च हुई, फायर मार्क बनाने में लगभग 0.5 आध्यात्मिक शक्ति और लाइट स्पेल में 0.1 आध्यात्मिक शक्ति खर्च हुई। दूसरे शब्दों में, काल की लगभग 1.4 आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही इन मैजिक मॉडल्स में खर्च हो चुकी थी। सौभाग्य से फायर मार्क के मैजिक मॉडल का फोर्स फील्ड धर्मासील के साथ ओवरलैप हो गया, अन्यथा उसके पास इसे बनाने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। जब मैजिक मॉडल निष्क्रिय होता है तो भले ही वह आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता हो, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वह आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन काल की आंखें झपकी। एक बार सक्रिय हो जाने पर यह आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से खर्च कर देगा और अभी मेरे पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची है कि मैं इसका उपयोग कर सकूं। तो क्या यह बेकार नहीं है? नहीं। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। जादूगर प्रशिक्षुओं के बीच यह स्थिति काफी आम होगी। बाकी लोग इसे कैसे हल करते हैं? संदेह होने पर मेरी बड़ी बहन से पूछ ले। जब काल शहर के बाहर स्थित जागीर में पहुंचा तो हिबेल कैथरीन को बगीचे से खरपतवार निकालने में मदद कर रही थी। दोनों महिलाएं किसी चित्रकारी की सुंदरियों की तरह लग रही थीं, उनका हर हावभाव मनमोहक था। मैडम, सीनियर सिस्टर, काल ने उपहार भेंट करते हुए कहा, भगवान मेरे दोस्तों को आशीर्वाद दें, भगवान के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कैथरीन के लिए उन्होंने जो उपहार तैयार किया वह एक टोपी थी। उच्च कोटि के रेशम से बनी यह टोपी बड़ी कुशलता से सिली गई थी, जिसके किनारे पर सफेद पंखों का एक घेरा और बीच में एक रत्न जड़ा हुआ था, जो इसे भव्य और सुरुचिपूर्ण बनाता था। हिबेल के लिए उपहार में शराब की एक बोतल थी। हिबेल शराब नहीं पीती थीं, लेकिन उनका मानना था कि शराब बनाना औषधि बनाने के समान है और अच्छी शराब संजोकर रखने लायक होती है। धन्यवाद, कैथरीन ने इसे पाकर मुस्कुराते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से बहुत खुश थी, फिर हंसते हुए बोली, लेकिन उपहार थोड़ा देर से आया है। जी हाँ, हिबेल ने सिर हिलाया। भगवान का जन्मदिन तो बहुत पहले ही बीत चुका है। उपहार के पीछे की भावना मायने रखती है, समय नहीं, काल ने जवाब दिया। दोनों मजाक कर रहे थे, इसलिए काल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसके बजाय पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या मैं एक जीरो सर्कल मैजिक बदल सकता हूं? उसने इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई ताकि वह उससे जादू टोना सीख सके। अब मुश्किल लग रही है, हिबेल ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, लेसर स्पेल फोर्स फील्ड जीरो सर्कल मैजिक में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकारों में से एक है और यह शुरुआती जादूटोने के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्ल सोचने लगा। तुम्हारा लाइट स्पेल कैसा चल रहा है? हिबेल ने पूछा। हो गया, कार्ल ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उंगलियां चटकाईं, जिससे उसकी उंगलियों पर प्रकाश की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। यह सचमुच जादुई है, कैथरीन ने बगल से कहा। काश मुझ में भी यह प्रतिभा होती। वह जादूगर प्रशिक्षुओं से घिरी हुई थी और स्वयं उस प्रतिभा से रहित होने के कारण जब भी वह ऐसे प्रदर्शन देखती तो उसे स्वाभाविक रूप से दुख होता था। हालांकि इसे बार बार देखने के कारण उसे इसकी आदत हो गई थी। बिल्कुल भी बुरा नहीं, हिबेल ने कुछ आश्चर्य से कहा। हालांकि लाइट ट्रिक के लिए मैजिक मॉडल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके लेवल 4 की प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के लिए यह पहले से ही काफी तेज है। अगर उसे पता होता कि कार्ल ने न केवल लाइट ट्रिक के लिए मैजिक मॉडल बनाया था, बल्कि उसने 2 जीरो सर्कल मैजिक में भी महारत हासिल कर ली थी, तो वह शायद चकित रह जाती। शिक्षक ने कहा कि एक बार जब आप जादू का मॉडल बना लेते हैं, चाहे वह शून्यवृत्त जादू हो या नहीं, तो आप औपचारिक रूप से उनके शिष्य बन सकते हैं। हालांकि अब एक काफी परेशानी वाली बात है। हिबेल ने कंधे उचकाते हुए कहा, ट्यूटर घर पर नहीं है। वह अभी तक नहीं लौटा, कार्ल ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या शिक्षक एडोल्फ को गए कई महीने हो गए हैं?
हिबेल एडोल्फ को ट्यूटर कहकर संबोधित करता था, जबकि कार्ल उसे केवल टीचर कह सकता था। संबोधन का यह अंतर दर्शाता था कि कोई आधिकारिक रूप से शिष्य बना है या नहीं। केवल आधिकारिक रूप से शिष्य बनकर ही कोई एडोल्फ से जादू टोना सीख सकता था। बेशक इसके लिए पैसे लगते थे। अब जब आपने मैजिक मॉडल बना लिया है तो आप सचमुच दीक्षित हो चुके हैं। मैं आपको बता ही देता हूं, हिबेल ने शुरू किया। ग्रे रोब्ड विजार्ड एडिसन 2 अन्य आधिकारिक विजार्ड्स के साथ मिलकर ब्लैक स्वैम्प में एक विजार्ड कैंप स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ट्यूटर आमंत्रित लोगों में से एक होने के नाते इसमें भाग ले रहा है। हम कार्ल असमंजस में था। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है, हिबेल ने कहा, ट्यूटर के वापस आने की संभावना बहुत कम है और यह काफी संभव है कि हम वहां चले जाएंगे और ब्लैक स्वैम्प में बस जाएंगे। सच कहूं तो मैं बहुत उत्साहित हूं। ब्लैक स्वैम्प में विभिन्न प्रकार की जादुई सामग्रियां प्रचुर मात्रा में हैं और वहां कई जादूगर प्रशिक्षु हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है, जिससे जादू टोना सीखना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। मैं बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हूं, कैथरीन ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि वहां या तो कीचड़ होता है या दुर्गंधयुक्त वातावरण होता है और आसपास कोई शहर भी नहीं है, इसलिए मेरे जैसे आम लोगों के लिए वह जगह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। चिंता मत करो, हिबेल ने आश्वस्त किया। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? वैसे भी जादूगरों को भी सेवकों की जरूरत होती है और निश्चित रूप से भविष्य में ब्लैक स्वैम्प के पास एक शहर बसाया जाएगा। कार्ल समझ गया। गैंडो साम्राज्य के कई जादूगर पूरे देश में बिखरे हुए थे। धूसर वस्त्रधारी जादूगर एडिसन की पहल उन्हें एकजुट कर सकती थी। समय आने पर वे जो भी करना चाहें वह आसान हो जाएगा। इसके अलावा इतने सारे जादूगरों और उनके शिष्यों की मौजूदगी से साम्राज्य के कुछ फैसलों पर भी असर पड़ सकता था। कुल मिलाकर इसके कई फायदे हैं। कार्ल, हिबेल ने इशारा किया। मेरे साथ आओ। जी हाँ, कार्ल ने सहमति जताते हुए अपने मन में उठ रहे संदेह को व्यक्त किया। वरिष्ठ बहन, यदि सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग एक जादुई मॉडल बनाने में हो जाए तो सक्रियण के बाद क्या आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त नहीं रह जाएगी? ऐसे में मंत्रों का उच्चारण कैसे जारी रखा जा सकता है? जादुई औषधि का प्रयोग करो, हिबेल ने सहज भाव से कहा। कुछ औषधियां थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक शक्ति को बहाल या बढ़ा सकती हैं। इन्हें लेने के बाद आपको आध्यात्मिक शक्ति के समाप्त होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कार्ल अवाक रह गया, उसने सोचा भी नहीं था कि यह इतना आसान होगा। लेकिन यह सामान्य भी था। जादूगर शूरवीरों से भिन्न होते हैं, वे औषधियों और राक्षसी वस्तुओं जैसी बाहरी शक्तियों पर अधिक निर्भर रहते हैं। जादूगरों की दुनिया में ये सब बुनियादी सामान्य ज्ञान है। तुम बस इसलिए उलझन में हो क्योंकि तुम्हें अभी तक इनके बारे में पता नहीं है, हिबेल ने आगे कहा। मैं गुरु को पत्र लिखकर बता दूंगा कि तुमने प्रकाश मंत्र बना लिया है। जहां तक नए जादू टोने की बात है, अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते तो शायद तुम्हें सिर्फ मेरे ज्ञान में से ही चुनना होगा। जादू टोने के बारे में मेरा ज्ञान गुरु के ज्ञान से कहीं कम है। कोई बात नहीं, कार्ल मन ही मन बहुत खुश था। मेरे लिए तो नई जादूगरी सीखना ही काफी है। और एक बात और, हिबेल ने हाथ से इशारा किया। हर 0 सर्कल मैजिक के लिए 100 सोने के सिक्के। आप इसे अभी उधार ले सकते हैं और बाद में अपने द्वारा तैयार किए गए पोषण से भुगतान कर सकते हैं। 100 सोने के सिक्के। कार्ल के चेहरे पर मुस्कान जम गई।